हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्पित फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। अब हमारा क्वेश्चन पहला क्या है, ठीक है, इस वीडियो का पहला, ठीक है। हाँ, क्या कह रहा है कि द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम इज, इतनी तुम्हें एनर्जी दी हुई है, ठीक है। व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट। अब फिफ्थ ऑर्बिट में तुम्हारी एनर्जी कितनी होगी तुम्हें ये बताना है, ठीक है। तो तुम्हें इतनी एनर्जी दी हुई है, अब तुम्हें क्या निकालना है फिफ्थ ऑर्बिट का। तो तुम्हें सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो क्या होता है ई एन, मतलब कि एनर्जी, एन मतलब किस ऑर्बिट में एनर्जी, ठीक। ई एन इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा -2.18 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है तुम्हारा -18, ये होता है, ठीक, ये होता है तुम्हारा। अब अपॉन इसके आता है एन स्क्वायर। अब एन स्क्वायर क्या होता है, एन स्क्वायर मतलब कि किस ऑर्बिट की बात चल रही है, ठीक है। जिस ऑर्बिट का तुम्हें निकालना है तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो किस में है वो, फिफ्थ ऑर्बिट में। फिफ्थ ऑर्बिट में मतलब तुम्हें एन कितना दिया है इधर, एन इज इक्वल टू तुमको दिया है 5, एन इज इक्वल टू तुमको दिया है 5। जब इसमें रखोगे तो क्या आएगा तुम्हारा ई एन इज इक्वल टू -2, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि देखो इसकी पावर मैं बढ़ा दूँ, मतलब ऐसे लिख दूँ मैं 221.8 इंटू 10 टू द पावर -19 लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने 10 की पावर का इंटू अगर किया है तो मैंने डिवाइड भी 10 से ही करा ना, ठीक है। तो ऐसा हो गया अपॉन, ये हो जाएगा क्या 5 स्क्वायर मतलब कि 25 हो जाएगा, ठीक है। जब इसका तुम वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा तुम्हारा ई एन इज इक्वल टू आएगा तुम्हारा 8.72 इंटू 10 टू द पावर -20, ठीक है। और ये किस में आएगा, एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल में आएगा, ठीक। ये आएगा तुम्हारा फिफ्थ ऑर्बिट का, ये वैल्यू आ गई तुम्हारी, ठीक है। दूसरा कह रहा है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोर्स फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक। तुम्हें अब रेडियस निकालना है बोर्स फिफ्थ का, ठीक, बोर्स फिफ्थ ऑर्बिट का, ठीक। किसके लिए निकालना है तुम्हें, हाइड्रोजन एटम के लिए। हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, ये पता है तुम्हें, नहीं पता, चलो देखते हैं। रेडियस का फॉर्मूला होता है तुम्हारा आर एन इज इक्वल टू ए नॉट, ठीक है, ए नॉट, और तुम्हें क्या दिया, ये दिया है, तो हो जाएगा तुम्हारा एन का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है तुम्हारा क्या, बोर्स के लिए तुम्हारा ये होता है फॉर्मूला, ठीक, ये समझ गए। अब तुम्हें ए नॉट की वैल्यू क्या होती है, ए नॉट की वैल्यू होती है तुम्हारी 0.52, ठीक है। अगर हम किस में देखें, ये इसको अगर हम देखें किस में, नैनोमीटर में 0.52। और ए नॉट होता क्या है, ए नॉट होता क्या है, वो होता है स्टेशनरी ऑर्बिट। अगर जब तुम्हारा कोई भी एटम है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, वो स्टेशनरी स्टेट पे प्रेजेंट हो तो वो होता है तुम्हारा ए नॉट, ठीक है, मतलब फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट, समझ गए बात, वो होता है तुम्हारा ए नॉट, ठीक है। तो ये होता है स्टेशनरी स्टेट ऑफ कोई भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब तुम्हारे पास आर एन तुमको निकालना है, ए नॉट की वैल्यू तुमको पता है, उसके बाद किसका निकालना है तुम्हें, फिफ्थ का निकालना है। तो बस वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा 0.52 इंटू 5 का स्क्वायर मतलब 25, इसको निकालोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 1.32 नैनोमीटर, ठीक, 1.32 नैनोमीटर। देखो अब ए नॉट जो है वो तुम्हारा होता है क्या, ए नॉट तुम्हारा होता है 52.9 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। जब इसको तुम पिकोमीटर में कन्वर्ट करते हो तो ए नॉट की वैल्यू आती है तुम्हारी 0.52 पिकोमीटर, ठीक है। तो वो यहीं रखा है हमने, तो वही वैल्यू हमने इधर रखी है, ठीक है। अब ए नॉट मैंने बता ही दिया था, ठीक। तो ये हो गया हमारा कौन सा, एक ये वाला आंसर, और एनर्जी निकालना था, एक रेडियस निकालना था, ठीक। पूरा खेल किसका है, तुम्हारा रेडियस का खेल है, मतलब तुम्हें क्या रेडियस तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी तुम क्वेश्चन तो तुम खुद ही कर लोगे, ठीक है, समझ गए बात। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब क्या तुम्हारा, कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बाल्मर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन,
ठीक है। तो तुमसे पहले क्या क्या दिया तुम्हें, तो सबसे पहले वेव नंबर निकालना है। अब उनने बोला लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब कि क्या होगी तुम्हारी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। देखो, और हमें ये पता है कि जो वेवलेंथ है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, वेव नंबर का। उल्टा भी बोल सकते हैं कि जो क्या तुम्हारा क्या है, जो तुम्हारा वेव नंबर है वो क्या होता है 1/λ होता है। ये हमें पता है, रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ के। तो देखो हमें बोला है क्या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। तो अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है तो वेव नंबर क्या होगा, सबसे कम होगा। तो क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट होगा क्या तुम्हारा वेव नंबर, स्मॉलेस्ट होगा तुम्हारा वेव नंबर, ठीक है। ये मान लेते हैं। अब उनने क्या क्या दिया है तुम्हें, बाल्मर सीरीज दी है। बाल्मर सीरीज मतलब क्या होगा, देखो बाल्मर सीरीज दिया तुम्हें, बाल्मर सीरीज, ठीक है। बाल्मर सीरीज मतलब कि तुम्हारा n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू ऑटोमेटिकली तुम्हारी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। और उनने बोला है कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ तो सबसे कम होगा तुम्हारा वेव नंबर। जब वेव नंबर कम होगा तो n की वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी 3। शॉर्टेस्ट वेव नंबर यही होगा ना। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी 1 की। देखो किसी भी लाइन का मैक्सिमम वेवलेंथ फर्स्ट होता है उसका, मतलब देखो अगर मैं बात करूं इसका कि पहला लाइन ये है, ठीक है, किसी भी सीरीज़ की पहली लाइन, ठीक, उसका जो होगा वेवलेंथ जो होगी वो उसकी मैक्सिमम होगी। समझ गए बात, वेवलेंथ क्या होगी मैक्सिमम होगी किसी भी फर्स्ट ऑर्बिट की या फर्स्ट लाइन की। समझ गए बात, ये होता है ऐसा, ठीक। तो n की वैल्यू ऑटोमेटिकली तुम्हारी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना है कैलकुलेट द वेव नंबर। अब तुम्हें वेव नंबर निकालना है, ठीक। तुम्हारे पास सब कुछ है, तो चलो देखते हैं वेव नंबर क्या होता है। 1/λ लिख सकता हूँ मैं इसको, 1/λ लिख सकता हूँ इज इक्वल टू क्या होता है r, ये हमने पढ़ा r/1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, यही होता है ना, ऐसी कुछ होता है, ठीक है। अब हमारे पास सब कुछ तो है ही, हमें वेव नंबर निकालना है, ठीक है। तो देखो r की वैल्यू हमें पता होती है, कितनी होती है हमारी r की वैल्यू 1.097 इंटू 10⁻7, इतनी होती है हमारी वैल्यू, ठीक है। ये हो गई हमारी किसकी वैल्यू, r की वैल्यू। अब पूरी की पूरी वैल्यू पुट करते चलो, चलो ये क्या हो जाएगा n1 कितना हो जाएगा तुम्हारा, n1 मतलब बाल्मर सीरीज़ का n1 मतलब n1 हो जाएगा तुम्हारा 2, ठीक है। और उसकी जो दूसरा वाला है मतलब जिसकी वेवलेंथ क्या है सबसे ज़्यादा है लेकिन वेव नंबर सबसे कम है, वो हो जाएगा n2 इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा, ठीक है। तो बस पुट कर दो, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर मतलब 4, n1 है ना, n1 का स्क्वायर मतलब 4, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा n2 का स्क्वायर मतलब 9, ठीक है, माइनस 1/9, ऐसी कुछ होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 36 एलसीएम हो जाएगा 5, ठीक, ये हो जाएगा 36, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करोगे जब तो तुम्हारा आएगा 1.526 इंटू 10⁻6, ठीक है। और ये क्या है तुम्हारा, तुम क्या निकाल लो वेवलेंथ निकाल लो, वेव नंबर निकालो, क्या हो जाएगा तुम्हारा इसका, ये हो जाएगा मीटर, लेंथ मीटर होगी ना वेवलेंथ की, और वेव नंबर निकाल लो तो मीटर इनवर्स हो जाएगा, समझ गए। चलो ठीक, तो ये हो गई हमारी वैल्यू, हमें निकालना था वेव नंबर, ये हमारा आ गया वेव नंबर, ठीक। तो बस तुम्हें ये फॉर्मूला पता होना था, और तुम्हें आर एच जो कि क्या है रेडबर्ग कांस्टेंट है ना, उसकी वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए थी, समझ गए बात। तो बस यही था, ठीक। अब चलो दूसरा देखते हैं। अब हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द एनर्जी इन जूल रिक्वायर्ड टू शिफ्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, फर्स्ट बोर ऑर्बिट टू द फिफ्थ बोर ऑर्बिट, ठीक है, कहाँ से फर्स्ट से फिफ्थ तक, ठीक है। देखो अब एंड व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट। देखो जब क्या होगा फिफ्थ तक वो पहुंच जाएगा, ठीक है, जब वो वापस आएगा अपने ग्राउंड स्टेट पे तो कितनी लाइट एमिट होगी, ठीक है, उसकी जो वेवलेंथ कितनी होगी हमें वो निकालनी है, ठीक है। तो देखो द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन एनर्जी हमें कितनी दी है -2.18 इंटू 10⁻11 अर्ग्स में दी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये क्या पता होना चाहिए, देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 ERG इज इक्वल टू कितना होता है 10⁻7 जूल, इतना ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये तो हमें सबसे पहले पता होना ही चाहिए, किससे फर्स्ट ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट तक। तो तुम ये बताओ
फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी, ग्राउंड स्टेट की तो तुम्हें गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी, चलो वो निकालते हैं हम। एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, ई एन इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है तुम्हारा, 10 टू द पावर 18, 10 टू द पावर 18 अपॉन एन स्क्वायर होता है। ये तो हम पढ़ते ही आए हैं, ठीक है। ये होता है 10 टू द पावर 18 होता है ना एन स्क्वायर, ठीक। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। अब इसके बाद तुमसे पूछा क्या है तुमसे कि जब एनर्जी किस पे जाए, जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है वो किससे जाए, फर्स्ट ऑर्बिट से तुम उसको लेके जाओ फिफ्थ ऑर्बिट तक, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, एनर्जी डिफरेंस तो कुछ आएगा, कुछ तो एनर्जी डिफरेंस आएगा ना उसमें। क्या होगा तुम्हारा एनर्जी डिफरेंस, क्या होगा तुम्हारा, हाईएस्ट टू माइनस, मतलब जितनी ज़्यादा एनर्जी उससे फिर कम एनर्जी, मतलब फाइनल टू इनिशियल। तो क्या होगा तुम्हारा, देखो ये होगा ई, ठीक है, चेंज इन ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E5 माइनस E1, यही होगा E5 माइनस E1, ठीक। ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसको, ठीक। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। ई की वैल्यू तो हमें पता है कि ई की वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक। हमें पता है n इज इक्वल टू n1 इज इक्वल टू क्या होगा 1, क्योंकि वो फर्स्ट ऑर्बिट पे लेके आ रहा है, और n2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा 5 हो जाएगा, ठीक है। ये सब वैल्यू हमें पता है, ठीक। तो बस बाकी सब हमारे पास है, बस वैल्यू पुट करते हैं और आंसर लेते हैं। देखो चलो देखो क्या है, ई एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 अपॉन क्या होगा तुम्हारा एन स्क्वायर। अब एक n1 है, ठीक है, सीधे सीधे कॉमन आ जाएगा। देखो अब 10 टू द पावर माइनस 11 कैसे आया, ये हमारी जूल में थी -18, ये किस में गई, अर्ग में गई, ठीक है। तो ऐसे आया तुम्हारा -11, ठीक है। अब देखो ये क्या है, n1 का स्क्वायर माइनस में सीधे लिख दूँ 1 अपॉन, ऐसे सीधे लिख रहा हूँ मैं सीधे लिख रहा हूँ, क्या होगा 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, यही होगा 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, ठीक है। तो चलो वैल्यू पुट करो, ई इज इक्वल टू क्या आएगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, n1 कितना है तुम्हारा, n1 है तुम्हारा 1, तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 कितना है तुम्हारा 5, मतलब 25, ठीक है। 5 का स्क्वायर मतलब सीधे लिख दिया 25, ठीक है। ई की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा तुम्हारे इधर से, ई इज इक्वल टू आएगा तुम्हारा 2.09 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 ERG, समझ गए। क्या आएगा तुम्हारा 10 टू द पावर माइनस 7 ERG। अब इसको मैं तुमसे बोलूँ कि भाई तुम जूल में कन्वर्ट करो तो कैसे करोगे, ठीक है। सीधे रख दो, यहाँ पे क्या 10 टू द पावर माइनस 11 है ना, और ये कितना होता है 10 टू द पावर माइनस 7 जूल होता है, ठीक। तो रख दो, यहाँ पे जाएगा ई इज इक्वल टू 2.09 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 और माइनस 7 क्या होगा, दोनों प्लस कितना हो जाएगा -18 जूल, समझ गए। ये आ गई तुम्हारी किस में, जूल में, ये आ गई तुम्हारी जूल में, समझ गए। अब तुमसे निकालना क्या है कि व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब तुम्हें वेवलेंथ किसकी चाहिए, लाइट की भी चाहिए। तो अब वेवलेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं लाइट की, हमारे पास एक इक्वेशन है, याद करो वो कौन सी इक्वेशन थी, हमारे पास एक इक्वेशन होती है, याद करो वो क्या थी, E इज इक्वल टू क्या था एच म्यू होता है, और म्यू क्या होता है, म्यू होता है हमारा, म्यू होता है C अपॉन लेमडा, ठीक है। तो E की वैल्यू क्या जाएगी तुम्हारी, E की वैल्यू आएगी E इज इक्वल टू एच C अपॉन लेमडा, और हमको चाहिए क्या है, हमें चाहिए वेवलेंथ, ठीक है। तो चलो वेवलेंथ निकालते हैं हम, हमें क्या चाहिए वेवलेंथ, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा तुम्हारा वेवलेंथ, लेमडा इज इक्वल टू एच C अपॉन E, यही आएगा। बाकी सब वैल्यू हमारे पास हैं, ई की वैल्यू हमने अभी निकाल ही ली है, ठीक है। तो बस सीधे वैल्यू पुट करो और लैम्डा की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा इज इक्वल टू आएगा तुम्हारा, एच की वैल्यू कितनी होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, है ना, इंटू सी की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यही होता ना लाइट की वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ लाइट, यही होता ना, ठीक। अब ई की वैल्यू कितनी निकाली, हमने निकाली 2.09 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, इतनी निकाली थी हमने। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, ये आएगा तुम्हारा 9.51 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, ठीक है, ये आएगा तुम्हारा। अब मैं तुमसे बोलूँ कि मैं उसको एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, देखो एंगस्ट्रॉम क्या होता है 10 टू द पावर माइनस 10, ठीक है। तो हमें इसको 10 टू द पावर माइनस 10 में करना पड़ेगा, तुम्हारा क्या जाएगा, ये आएगा तुम्हारा 951 एंगस्ट्रॉम, ठीक है।
951 एंगस्ट्रॉम। अगर मैंने इंटू किया, देखो ऐसे करा है मैंने, देखो 9.51 है, ठीक है, इंटू क्या है तुम्हारा 10⁻⁻8 है। अब एंगस्ट्रॉम में लेके आना है, एंगस्ट्रॉम में लेके आना है तो मैं क्या करूँ, अगर मैं इधर इसको कर दूँ किससे डिवाइड, 10 से डिवाइड, ठीक है, 10⁻⁻8 को मैं डिवाइड कर दूँ किससे, 100 से, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻10 हो जाएगा। अब मैंने 100 से डिवाइड करा है तो 100 से इंटू भी तो करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया 951 हो गया इंटू 10⁻, क्या हो गया 10 हो गया और एंगस्ट्रॉम हो गया। समझ गए बात। जब ये वाला इंटू इससे होगा तो ये हो जाएगा 951 इंटू ये हो जाएगा, ये क्या है 10⁻2 और ये है तुम्हारा 10⁻−8, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, जब ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा ना, 10⁻−10। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, एंगस्ट्रॉम। समझ गए, तो कितना है इसका आंसर 951 एंगस्ट्रॉम। समझ गए बात, समझ गए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब हम देखते हैं दूसरा वाला क्या है। चलो देखो 19th क्या है हमारा की, द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन, कितना है En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻−18 n²। ठीक है, ये तो तुम्हें सीधा का सीधा फॉर्मूला ही दे दिया, ठीक है। कैलकुलेट, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फ्रॉम N2 ऑर्बिट। तुम्हें क्या निकालना है, एनर्जी निकालनी है जितनी लगी हुई है काय के लिए, जब N2 से तुमने इलेक्ट्रॉन निकाला उस चीज़ के लिए जो एनर्जी लगी है, ठीक। व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेंटीमीटर दैट कैन बी यूज टू कॉज दिस ट्रांजिशन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ कौन सी होगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सी होगी जो जिसने क्या किया है, इस मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो यूज़ हुई है वो वाली, ये ट्रांजिशन हुआ ना इधर से इधर तक, तो तुम्हें उसके लिए जितना ज़्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ है वो कितनी आई है, मैं वो निकालना है। तो सबसे पहले हमें निकालना है एनर्जी, ठीक। एनर्जी काय के लिए, इधर से निकाला है, कहाँ गया है वो पता नहीं, ठीक है। तो देखो चेंज इन एनर्जी क्या होगा तुम्हारा, चेंज इन एनर्जी होगा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कहाँ गया है वो इलेक्ट्रॉन हमें पता नहीं, तो वहाँ की एनर्जी कितनी होगी, इन्फिनिटी ले लेते हैं, कहाँ गया है वो, माइनस कहाँ से गया है, वो गया है 2 से, तो E2 लिख दिया, ठीक। अब सुनो, एनर्जी इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी, क्या न्यूक्लियस इन्फिनिटी दूर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वहाँ पे उसको खींच पा रहा होगा, नहीं खींच पा रहा होगा ना, तो एनर्जी हम इसकी मान लेते हैं 0, माइनस अब E2 की तो हम निकाल सकते हैं, ये क्या होता है तुम्हारा, ये है तुम्हारा -2.18 इंटू 10⁻−18, ठीक है, अपॉन n स्क्वायर गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, ठीक, अपॉन n²। अब n कितना है तुम्हारा, कहाँ से गया है ये, यहाँ कहाँ से गया है ये ऑर्बिट 2 से गया है ना, तो n इज इक्वल टू कितना तुम्हारा 2 है, ठीक। यहाँ पे n का स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2.18 इंटू 10⁻−18 अपॉन ये हो जाएगा 4, हो जाएगा 4, ठीक है। जब तुम सॉल्व करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा तुम्हारा, जब तुम सॉल्व करोगे आएगा 5.45 इंटू 10⁻−19 जूल। समझ गए, ये आएगा तुम्हारा कितना, E इज इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारा 5.45 इंटू 10⁻−19 जूल। समझ गए बात, ठीक है। चलो ये तो आ गया हमारा E, आ गया। अब हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट, हमें वेवलेंथ चाहिए किसकी, लाइट की, इन सेंटीमीटर दैट कैन बी यूज टू कॉज दिस ट्रांजिशन। समझ गए, हमें लाइट की वेवलेंथ चाहिए जिसके कारण ये ट्रांजिशन हुआ है, हमें वो चाहिए, ठीक है। तो अब हम वो कैसे निकाल सकते हैं, लाइट वर्ड बीच में आ रहा है तो तुम कैसे निकालोगे, तुम निकालोगे E इज इक्वल टू H म्यू होता है ना, ठीक है। अब म्यू की जगह पे हम क्या रखते हैं, E इज इक्वल टू H C अपॉन लैम्डा, हमें चाहिए ही लैम्डा है, E तो हमने निकाल लिया तो इसको इधर कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू जाएगा H C अपॉन E, ठीक है। बाकी सब हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, हमें चाहिए है लैम्डा, तो बस लैम्डा निकालते हैं, ये H है ना, ये H है, ठीक हमारे पास, ठीक, बाकी सब वैल्यू है हमारे पास, ठीक। तो चलो पुट करते हैं वैल्यू और निकालते हैं आंसर। देखो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू, ठीक, H की वैल्यू कितनी होती है 6.626 इंटू 10⁻−34, बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, ये वाली याद हो जानी चाहिए, इंटू C की वैल्यू कितनी होती है हमारी 3 इंटू 10⁸ अपॉन, ठीक, अपॉन E की वैल्यू हमने कितनी निकाली, हमने निकाली 5.45
इंटू 10⁻⁻19 निकाला इतना, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे लैम्डा क्या आएगा तुम्हारा, लैम्डा आएगा तुम्हारा 3647 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये इतना कुछ वैल्यू आएगी तुम्हारी, ठीक। एंगस्ट्रॉम कैसे आएगी भाई, इसको जब तुम काटोगे तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी पूरी की पूरी, समझिए बात, ठीक है। तो ये तुम्हारी कुछ वैल्यू आएगी, लैम्डा इज इक्वल टू तुम्हारा कितना आ गया 3647 एंगस्ट्रॉम, समझ गए, समझिए बात, ठीक। तो कितनी वेवलेंथ थी उस लाइट की जिसने N2 को निकाल दिया, पूरा इलेक्ट्रॉन को ही निकाल दिया, उसकी वेवलेंथ कितनी थी, उसकी वेवलेंथ थी तुम्हारी ये वाली, समझ गए। बस तुम्हें फॉर्मूले दो पता होने थे, ठीक है। एक तो तुम्हें गिवन ही था, ये वाला तुम्हें गिवन ही है, ठीक है, ये भी बहुत मेन फार्मूला, ये तुम्हें लगेगा ही लगेगा। और दूसरा तुम्हें पता होना था ये वाला, ठीक है। ये तो तुम्हें सीधे दिमाग में आ ही जाएगा, कैसे आएगा, जैसे तुम लाइट देखोगे और वेवलेंथ देखोगे तो तुम्हारे दिमाग में सीधे जाएगा। ये देखो सी क्या होता है, सी क्या होता है, वेलोसिटी किसकी, लाइट की ना, तो वैसे तुम्हारे सीधे दिमाग में आ जाएगा ये सी और ये तुम्हारा एच, प्लैंक कांस्टेंट। तो बस तुम्हें ये दो मेन पता होने चाहिए थे, समझ गए बात। चलो ठीक है, दूसरा देखते हो आप। अब ये क्या कह रहा है तुम्हारा क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ द वेलोसिटी इतना, ठीक है। तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है। वेवलेंथ निकालनी है तो एक साइंटिस्ट थे, उनने क्या बोला था कि वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ जो है, ठीक है, वो किस चीज़ से एसोसिएटेड रहती है, वो एसोसिएटेड रहती है, एसोसिएटेड विथ किस चीज़ से, मास एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है। ये हमको तो भाई स्टेटमेंट याद होना चाहिए, ऐसे कुछ बोला था ना उनने। और फिर उनने एक स्टेटमेंट क्या दिया था, उनने एक फॉर्मूला दिया था, वो क्या था हमारा, लैम्डा इज इक्वल टू एच, याद आ रहा है अब, एच अपॉन एम इंटू वी। एम क्या था, मास ऑफ मैटर, और वेलोसिटी ऑफ मैटर, यही था ना। तो चलो इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, ठीक। तो तुम्हें क्या निकालना है, वेवलेंथ, हाँ वेवलेंथ निकालना है। एच की वैल्यू तुम्हें पता होती है, कितनी है तुम्हारी, वो होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ये होता है तुम्हारा प्लैंक की वैल्यू, प्लैंक कांस्टेंट होता है ना एच। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तुम्हारा 9.11 इंटू 10⁻31, ठीक। ये तो पता ही है ना। देखो हम इधर किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, मैटर की बात, मैटर उनने बोला था कि मैटर मतलब किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है। इधर हमारा चल रहा है इलेक्ट्रॉन, तो मास भी किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन का ही आएगा, ठीक है, इनटू। अब वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है तुम्हारा 2.05 इंटू 10⁻7 हमें गिवन है, ठीक है, हमें गिवन है, ये वैल्यू हमें पहले से गिवन है, ठीक। अब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो तुम्हारी वैल्यू कितनी आएगी वो देखते हैं, 3.55 इंटू 10⁻11 10⁻11, ठीक है, मीटर, ये आएगा लैम्डा। ये आएगी तुम्हारी वैल्यू क्या, 3.55 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक। और मीटर क्यों आया, क्योंकि लेंथ है ना, वेव लेंथ खुद ही है, वेव खुद ही बोल रहा है कि लेंथ की बात चल रही, ठीक। तो ऐसे निकालना है, तुम्हें बस ये मेन पता होना चाहिए क्या, फॉर्मूला, ठीक है। तो ये तुम निकाल लोगे और लास्ट में एक बार फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा, ठीक। समझ गए बात, समझ गए ना बात, चलो ठीक है। तो देखो अब क्या तुम्हारा कि द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तुम्हें इतना दिया है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इफ़ इट्स के ई, मतलब क्या, कैनेटिक एनर्जी की बात चल रही है। कैनेटिक एनर्जी तुम्हें कितनी दी है, 3 इंटू 10⁻⁻25 जूल। कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। अब देखो इधर रिलेशन किस किस के बीच में बन रहा है, एक तो तुम इधर से क्या निकाल सकते हो, इधर से तुम क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो ना। तुम कैनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी निकाल सकते हो। कभी भी कैनेटिक एनर्जी का नाम याद आए तो वेलोसिटी हमेशा याद रखना, क्योंकि उसमें मोशन वगैरह होता है ना, ठीक है। चलो अब तुम्हें निकालना है क्या, वेवलेंथ। अब वेलोसिटी और वेवलेंथ किस चीज़ में आता था, भाई पुराना वाला क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू एच एम इंटू वी, यही था ना। अब हमारे पास एम है, वी नहीं है, लैम्डा हमें निकालना है, ठीक है, ठीक। चलो ये वाला फॉर्मूला फिर से लगेगा। अब हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है कैनेटिक एनर्जी क्या होता है, के ई होता है 1/2 एम वी स्क्वायर, यही होता है 1/2 एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं। v की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी तुम्हारी, देखो ये आ जाएगा अंडर रूट, इधर ये हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू के ई, ठीक है। ये m नीचे, m आ जाएगा नीचे, और ये स्क्वायर रूट,
इज इक्वल टू वी, ऐसे निकाल सकते हैं वी। अब हमारे पास क्या क्या है, 2 कांस्टेंट वो तो है ही, के ई वैल्यू है हमारे पास, हाँ 3 इंटू 10⁻⁻25 है, एम की वैल्यू भी है हमारे पास, तो वी की वैल्यू आ जाएगी। तो चलो वैल्यू निकालते हैं वी की, क्या आएगा तुम्हारी, चलो ये आएगी 2 इंटू, ठीक है, के ई है तो 3 इंटू 10⁻⁻25 अपॉन एम की वैल्यू कितनी होती है, देखो 9.1 इंटू 10⁻31, ये तो पता ही है हमें, ये तो पता ही है हमें, ठीक है। तो बस यहाँ से वैल्यू निकालो वी की, क्या आएगा तुम्हारा, अंडर रूट में है ये पूरा, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, v इज इक्वल टू 812 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये आएगी तुम्हारी वैल्यू। वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड तो होना ही था, तो ये आ गई हमारी किसकी वैल्यू, वेलोसिटी की आ गई। अब इधर हमारे पास मास है, v भी आ गया, हमने निकाल लिया, h तो हमें पता ही होता है, तो बस लैम्डा की वैल्यू निकालो इधर से। चलो लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34, अब तक तो रट जानी चाहिए ये वैल्यू, ठीक है। m कितना दिया तो मैं m दिया है 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू, ठीक है, वेलोसिटी कितनी है 812 मीटर पर सेकेंड, इतनी दी है ना, ठीक है, इतनी दी है ना। तो चलो अब यहाँ इसको सॉल्व करोगे जब तुम, लैम्डा इज इक्वल टू आएगा, यह आएगा 8.96 इंटू 10⁻⁻7, कितना आएगा तुम्हारा -7 मीटर। देखो तो ये आ गया हमारा वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई, वेवलेंथ की वैल्यू आ गई। सुनो अब ये देखो, तुम्हें सिर्फ इसमें पता क्या होना था, ठीक है, नया कॉन्सेप्ट आया था के ई वगैरह, लेकिन हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जब ही होती है, जब काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले तो होती क्या है, ठीक है, वो पता होना चाहिए तुम्हें कि भाई जब मूवमेंट कर रहा हो, ठीक है ना, स्टैटिक में नहीं, जब क्या हो एकदम मूवमेंट कर रहा हो तब की एनर्जी, जब ही बोलते हैं ना कि भाई इसमें एनर्जी ज़्यादा, मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, मोशन का ना, मोशन क्या मतलब वेलोसिटी, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए, तो तुम ये निकाल लोगे तुम्हें, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला तो तुम्हें अच्छे से पता हो ही गया, और इसकी वैल्यू तो तुम अब तक तो रट गई होगी, ठीक। तो चलो दूसरा देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। देखो अब ये क्या है हमारा क्वेश्चन, दूसरा वाला कौन सा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सबसे पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है, देखो वर्ड से ही समझो, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसके अंदर सेम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो होगा तुम्हारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है। अब क्या कह रहा है, दूज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही था ना, डेफिनेशन ही वही है, ठीक। तो पहला क्या है तुम्हारा सोडियम, पहला है सोडियम, दूसरा है पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, फिर सल्फर और फिर आर्गन। तो चलो देखते हैं, सबसे पहला है तुम्हारा कौन सा, सोडियम, Na प्लस भी याद रखना, प्लस दिया है, ठीक है, प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या करा होगा, इसने लूज करा होगा, ऐसे ही करा होगा ना, इसने लूज करा होगा, मतलब कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, Na जो होगा उसने Na प्लस और प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज करा होगा, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, एटॉमिक नंबर कितना होता है उसका 11। अब एटॉमिक नंबर क्यों बोल रहा हूँ मैं, एटॉमिक नंबर वही होता है ना कि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो उसी को बोलते हैं ना एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो भाई इसके अंदर पहले इलेक्ट्रॉन जो थे वो 11 प्रेजेंट थे, लेकिन उसने एक लूज कर दिया तो कितने हो गए, वो 10 हो गए, ठीक है, उसने लूज कर दिया तो कितने हो गए, 10 हो गए। अब तुम्हारा पोटेशियम K प्लस, ठीक है, पोटेशियम K प्लस, तो चलो इसकी वैल्यू क्या होगी तुम्हारी, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 19 होता है, उसने भी एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो -1 लिख दूं इधर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 18, ये आया तुम्हारा 18, ये कितना था, ये तुम्हारा 10, मतलब इलेक्ट्रॉन सोडियम में कितने प्रेजेंट थे, सोडियम में प्रेजेंट थे तुम्हारे 10, ठीक है, और पोटेशियम में कितने प्रेजेंट है, इसमें है 18। चलो बाकी क्या करते हैं, मैग्नीशियम Mg2 प्लस, ठीक है, Mg2 प्लस, एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का 12, इसने भी क्या करा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो -2 कर दे रहा हूँ सीधे, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा तुम्हारा 10, ठीक है। चलो मैग्नीशियम की वैल्यू कितनी आई तुम्हारी, ये आई तुम्हारी 10। अब आते हैं हम कैल्शियम पे, कैल्शियम क्या है तुम्हारा, वो भी 2 प्लस है, कैल्शियम 2 प्लस, मतलब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, एटॉमिक नंबर मतलब इलेक्ट्रॉन भी उतना ही ना, माइनस इसने भी क्या करा है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं तो इसको भी -2 कर दिया मैंने,
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, ये हो गया तुम्हारा 18। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई तुम्हारी, इसकी वैल्यू आई तुम्हारी 18। अब आते हैं हम सल्फ़र पे, अब आते हैं हम सल्फ़र पे। सल्फ़र क्या होता है, सल्फ़र ये क्या है, 2 माइनस है, चार्ज पर ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, सल्फ़र का इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट होता है इसके अंदर, 16, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना होता है 16। चलो अब इसने 2 माइनस मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, तो सीधे +2 कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई तुम्हारी, इसकी वैल्यू आई तुम्हारी 18। अर्गन, अर्गन ने ना दिया है ना लिया है, इसका एटॉमिक नंबर ही कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, तो बस अब इनको अरेंज कर दो भाई। देखो इसमें क्या क्या दिख रहा है, सोडियम और मैग्नीशियम 10-10 आ रहा है ना, 10-10 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब कि सोडियम Na+ एंड क्या Mg2+, ये दोनों क्या हैं, आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा बस वो। ठीक है, अब उसके बाद बाकी के तुम्हें कितने दिख रहे हैं, सब 18 दिख रहे हैं, तो बस लिख दो। ये क्या है तुम्हारा, देखो पोटेशियम K+, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या Ca2+, फिर S2- मतलब सल्फर 2- और फिर उसके बाद अर्गन। ठीक है, ये सब क्या है तुम्हारे, ये सब भी क्या है तुम्हारा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। समझ गए बात, समझ गए बात। ठीक, ये है तुम्हारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक, समझ गया नहीं। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब चलो दूसरा देखते हैं हम। अब क्या है, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस। ठीक है, सबसे पहले समझो कि ये आयंस दिए हैं, एटम नहीं है, आयंस दिए हैं। तो इसमें तुम सबसे पहले ध्यान रखना किस पे, चार्जेस पे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इन सब पे बस ध्यान रखना। ठीक, नेगेटिव मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा तो उसके ऊपर एक गेन हो जाएगा। ठीक, पॉजिटिव मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा। चलो अब देखते हैं हम, H-, ठीक है, H- दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब नॉर्मल हाइड्रोजन में सिर्फ कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है इसके अंदर। अब H- है तो क्या हुआ होगा, उसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या ले लिया होगा, गेन कर लिया होगा। एक इलेक्ट्रॉन उसने क्या होगा, गेन, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 मतलब 2। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया इसका, इसको मैं लिख सकता हूँ 1s2। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। चलो अब उसके बाद है तुम्हारा Na+। मतलब कि सोडियम में नॉर्मल कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उसमें होते हैं 11। अब प्लस है मतलब उसने क्या हुआ होगा, एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, तो इसके पास कितने बचे, 10। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन है ना, 1s2 2s2 2p, ये 4 और ये 6। ठीक है, ऐसा होता है ना, समझ गए बात। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा 10। अब उसके बाद आता है तुम्हारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। उसके ऊपर है कितने, 2-, मतलब उसने क्या किया होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करा होगा, और कितने इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे उसके अंदर, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे। ठीक है, तो चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, सेम इसके जैसे हो जाएगा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया करके 10 हुआ था, ये गेन करके 10 हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही रहेगा ना, 1s2 2s2 2p 6, यही हो जाएगा। ठीक है, अब चलो इसकी बात करते हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, है ना, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। इसने भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करा है, तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक, तो सेम हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम हो जाएगा। समझ गए बात, ठीक है, समझ गए ना। देखो इसको अगर ऐसे लिखना हो तो सिर्फ इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 8, समझ गए। और ऑक्सीजन के अंदर कितने हैं, सेम 2 और 8 10, और फ्लोरीन के अंदर भी कितने हैं, 2 और 8। ठीक, ये होगा इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले। अब इसके बाद देखो कि नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट आर द एटॉमिक नंबर्स ऑफ एलिमेंट हुज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर रिप्रेजेंटेड। तुम्हें सबसे क्या दे दिया है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तुम्हें दे दिया है। ठीक, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब तुम्हें बताना है कि कौन सा एलिमेंट है ये। चलो एटॉमिक नंबर कौन सा है ये, चलो देखते हैं। 3s1 किस में होगा, देखो 3s1 मतलब इसके आगे वाले तो सब भरे होंगे, मतलब 1s2। ठीक है, ऐसे हो सकता है ना, 1s2, ठीक, 2s2 और फिर 2p6 और फिर आएगा तुम्हारा 3s1। कितने होगा ये, देखो ये होगा 4 10 और ये 11, और 11 किसका होता है, 11 होता है सोडियम का।
समझ गए, सोडियम का। चलो इस पे बात करते हैं। अब ये है 2p3, मतलब इसके पास क्या होगा, 1s2 तो पूरा भरा होगा, फिर क्या होगा 2s2 भी पूरा भरा होगा, फिर 2p क्या हो गया 5, 2p3 है ना, 2p3 है तो क्या होगा, ये हो गए 4 और ये 3 7, 7 किसका होता है, ये होता है नाइट्रोजन का, है ना, नाइट्रोजन का होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक नंबर 7। ठीक है, चलो अब इसकी बात करते हैं 3p5। 3p5, अब तुमको सोचो 3p5 में कितने भरे होंगे, देखो 1s2 भरा होगा, ठीक, यहाँ तक तो सब सेम होगा, क्या होगा 1s2 भी भरा होगा, देखो ये होगा 1s2 2s2, ठीक, 2p6, ठीक है, फिर आ रहा है तुम्हारा 3s2 भी भरा है, 3s2 भी भरा है, उसके बाद आ रहा है तुम्हारा 3p5, ठीक है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, देखो ये 4, ये होगा कितने 10 और ये होगा 7, मतलब 17। 17 किसका होता है, 17 होता है क्लोरीन का, ठीक, क्लोरीन Cl, समझिए बात। चलो इसको एक तरीके और से देख सकते हो तुम, अगर तुमको थोड़ा क्या पढ़ रहा है, टफ पढ़ रहा है, टफ तो नहीं, बस थोड़ा सा वो लॉजिकल हो जाएगा। देखो ये है तुम्हारा 3, मतलब थर्ड पीरियड, और वैलेंसी कितनी है, एस की 1 है, थर्ड पीरियड S1 वैलेंसी, और एक वैलेंसी किसकी होती है मेटल में, एस ब्लॉक में किसकी होती है, मेटल्स की होती है ना, सोडियम वाले लाइन की होती है ना, अल्कली मेटल्स की, समझ गए। तो ये देखो 3s1 थर्ड पीरियड में कौन सा एटम आएगा, वो आएगा तुम्हारा सोडियम, ठीक। अब चलो दूसरी पीरियड में, ठीक है, और ये देखो P3 है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन कितने इसको और चाहिए, 3 चाहिए, कौन सा ग्रुप हो गया ये 13th ग्रुप, और कौन सा ये पीरियड कौन सा है, सेकंड, तो इसमें आ गया तुम्हारा नाइट्रोजन, समझ गए बात, वैलेंसी कितनी उसकी 3। चलो अब आते हैं हम किस पे, 3p5 पे, मतलब थर्ड पीरियड और वैलेंसी 1, क्योंकि इस पे 6 होने चाहिए लेकिन उसके पास है 5, ठीक है, वैलेंसी 1, ठीक है, और 1 थर्ड पीरियड में 1 वैलेंसी किसकी होती है, p ब्लॉक में, p ब्लॉक साइड में, एस में तो होती थी किसकी, अल्कली मेटल की, अब नॉन मेटल में एक किसकी होती है, वो होती है हेलोजन की, हेलोजन में थर्ड पीरियड पे कौन सा प्रेजेंट होगा, क्लोरीन प्रेजेंट होगा, देखो, और होता भी है, ये हो गया हमारा, ऐसे भी देख सकते हो तुम, ठीक है ना। चलो अब ये देखो क्या है कि विच एटम्स आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन, इससे कौन से एटम को हम डिनोट कर रहे हैं, देखो ये है हीलियम और 2s1, ठीक। जब तुमको पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना रहता, 1s2 2s2 3p2 वैसे वैसे नहीं लिखना रहता, तो तुम क्या कर सकते हो, किसी एक एटम को ऐसे लिख सकते हो, तो इससे बताएगा कि इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन वो वाला, मतलब इसको ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि 1s2 और फिर आ रहा है 2s1, ये ऐसे बता रहा है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है 2, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा होगा ये 2 + 1 3, ये कौन सा होगा, ये होगा तुम्हारा लिथियम, समझ गए, ये होगा तुम्हारा लिथियम। इसके बाद अब नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10 प्लस, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन 2 + 3 5, तो कितना होगा 15, तो ये कौन सा है तुम्हारा, ये पूरा कौन सा हो जाएगा तुम्हारा फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस हो जाएगा ये पूरा का पूरा। चलो अब इसकी बात करते हैं हम अर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 18 होता है, 18 होता है किसका, अर्गन का, ठीक, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन और प्रेजेंट है, ये देखो 2 और ये 1, तो कितने होगा 3, ये होगा तुम्हारे 21, होगा 21, तो ये कौन सा होता है 21, Sc स्कैंडियम होता है ना, ठीक है, ये होगा तुम्हारा स्कैंडियम, ठीक। तो ऐसे तुम निकाल सकते हो। देखो अगर तुम्हें पूरा नहीं लिखना रहता तो वो पूरे लिखते 1s2 2s2 18 तक लिखते, वो जब तक 18 पूरा नहीं हो पाया, तो उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा उठाया, अर्गन को उठाया और सीधे इधर रख दिया, समझिए बात, ठीक है। और इनके तो क्या होते हैं, पूरे ऑर्बिट भी कंप्लीट होते हैं, यही होता है ना कि उनके पूरे ऑर्बिटल कंप्लीट होते हैं, क्योंकि ये नोबल गैस है, देखो ये तीनों नोबल गैस है, हीलियम नियोन और अर्गन दोनों क्या हैं, तीनों क्या हैं, नोबल गैस है ना तुम्हारी। इसका 1s2 स्टेबल, कोई वैलेंसी नहीं, इसका क्या है तुम्हारा, आखिरी में क्या आता है तुम्हारा, इसका भी यही आता है, पूरा कंप्लीट होता है इसका भी, ठीक है, और अर्गन का भी पूरा कंप्लीट होता है, समझ गए। तो इनको भी उठाया इनने कि पूरा का पूरा ले लो और सीधे रख दो, उसके बाद तुम क्या रख दो, अपने जो क्वेश्चन है तुम्हारा या फिर जो भी मेटल है उसका तुम आगे लिख सकते हो, समझ गए बात, ठीक है। चलो ये वाला हो गया हमारा। चलो अब दूसरा देखते हैं हम। देखो अब क्या है कि व्हाट इज़ द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एन, एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक, एन मतलब क्या बताता है कि नंबर ऑफ शेल कौन सा है 2 3 4 1 2 3 4, ये बताता है, ठीक है। अब दैट अलाउज जी और बाइटल, ठीक है, टू एग्जिस्ट,
अब जी ऑर्बिटल क्या होता है भाई? देखो भाई, हमें तो पता था कि एस पी डी एफ, एफ के बाद आता है तुम्हारा जी, ठीक है। अब इन तुमसे पूछा क्या है, ये तो हो गई एक बात। अब तुमसे पूछा क्या है, तुमसे पूछा है कि लोएस्ट वैल्यू एन की कितनी होगी जब जी ऑर्बिटल आ जाएगा। समझिए बात। तो चलो हम पूरा एक बार वो देख लेते हैं। एन अगर 1 है, एन अगर 1 है तो एल के तो क्या होता है 0, मतलब कि एस, ठीक है। एन अगर 1 है, एल होता है तुम्हारा 0, क्योंकि एल क्या होता है, एल इज इक्वल टू एन माइनस 1 होता है। याद आ रहा होगा, याद आ रहा होगा, ठीक है। अब एन अगर 2 है तो क्या होगा, ये हो जाएगा एन माइनस 1 मतलब 1, तो आएगा तुम्हारा पी, ऐसे चल जाएगा 2 3 और ये 4, ठीक है। एल 4 पे आ रहा है तुम्हारा जी, एल 4 पे तुम्हारा आ रहा है जी, तो ठीक है। एन पे कितना आएगा, एन अगर तुम्हारा 3 होगा तो क्या आएगा तुम्हारा 2 आएगा। एन अगर तुम्हारा 4 होगा तो तुम्हारा क्या आएगा, तुम्हारा एफ आएगा। एन अगर तुम्हारा 5 होगा तो तुम्हारा आएगा वैल्यू उसकी 4, मतलब तुम्हारा जी ऑर्बिटल। समझ रहे हो ना? अरे देखो, ज़्यादा डीप मत घुसो, बस इतना याद रखना कि एन अगर है और तुम्हें एल निकालना है तो एन माइनस 1 एल होता है, ये पता है हमें। और एल क्या बताता है, सब शेल। एल क्या बताता है, सब शेल। भाई कौन सा शेल प्रेजेंट है वैल्यू से, अगर उसकी वैल्यू 0 है तो एस, 1 है तो पी, 2 है तो डी, 3 है तो एफ और 4 है तो जी, ठीक है। और हमें निकालना क्या है कि भाई वो लोएस्ट वैल्यू एन की, वो लोएस्ट वैल्यू एन की जिस पर जी आ जाए, जिस पर जी आ जाए। तो भाई जब एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू तुम्हारी होगी 5, तो तुम्हारा जो ऑर्बिटल है वो कौन सा आएगा, जी आना स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए, जी आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर हो गया एन की वैल्यू 5 होगी तो लोएस्ट वैल्यू कितनी होगी, एन की वैल्यू 5। समझ गए बात? इतनी था, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं था ये, ठीक है। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि एल एम एन क्या होता है। समझ गए ना बात? एल एम पूरे 4 क्वांटम नंबर पता होने चाहिए तुम्हें, ठीक। चलो अब दूसरा देखते हैं। देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है वो देखते हैं, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन इज इन कौन से ऑर्बिटल में है, वो 3D ऑर्बिटल में, ठीक। 3D ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। उसके बाद अब तुम्हें क्या करना है, गिव द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन एल एम, ठीक है, फॉर दिस इलेक्ट्रॉन। तो तुम्हें क्या एन एम एल निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम, हमारे पास जबकि पूरा प्रेजेंट है क्या, 3D ऑर्बिटल है, 3D है, ठीक है। तो हमें पता है कि ये वाली वैल्यू क्या बताती है, नंबर ऑफ शेल बताती है, ठीक है। और एन क्या है, हमारा वही होता है ना, ठीक है। एन क्या होता है, एन बताता है कि किस नंबर ऑफ शेल पे है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, याद आ रहा है, ठीक है। तो एन की वैल्यू तुम्हारी इधर से 3 हो गई। अब इधर से तुम पूरी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। एन की वैल्यू तुम्हारे पास 3 हो गई ना। अब सुनो, एल क्या होता है, एल होता है एन माइनस 1, ठीक है। अब तुम्हारे पास एन की वैल्यू ऑलरेडी है तो एल क्या हो जाएगा तुम्हारा, एल हो जाएगा तुम्हारा, एल इज इक्वल टू, देखो 3 है, 3 माइनस 1 यह जाएगा तुम्हारा 2, ठीक। एल इज इक्वल टू तुम्हारा क्या आ गया, 2 आ गया। चलो ठीक है, एल आ गया तुम्हारा 2। उसके बाद अब तुम एम निकाल सकते हो क्या, हाँ अब हम एम भी निकाल सकते हैं। एम क्या होता है, ठीक, एम क्या होता है तुम्हारा 2l + 1, यही होता है ना, 2l + 1, ठीक। तो चलो अब यहाँ पर रख दो एल की वैल्यू, क्या आएगा तुम्हारा, एम इज इक्वल टू 2 × 2 4 + 1 5, ठीक है, 5i। मतलब इसके अंदर कितनी चीज़ें प्रेजेंट होगी, देखो ये इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, -2 -1 0 +1 और फिर +2, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, ये बताओ पहले तो एल जो है, एल की अगर वैल्यू 2 है तो ये कौन सा ऑर्बिटल की बात कर रहा है, ये डी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं ना, ये डी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। और डी ऑर्बिटल में एल की वैल्यू ऑलरेडी 2 होती है, तुम इधर से देख के ही बता सकते थे। अब तुम्हें बस एम निकालना था, एम की वैल्यू तुम्हारी ये है, -1 से लेके +2 तक। समझ गए, 5 वैल्यू आई, 5 ऑर्बिटल होते हैं डी के, तो 5 वैल्यू ही आएगी, ठीक है। तो इसको अगर मैं एक बार और ऐसे लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो डी के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, -2 फिर 1 फिर 0 फिर +1 और यहाँ पे +2, ठीक है। तो ऐसे हम डिनोट करते हैं। और P में क्या होता है, -1 से लेके 1 तक होता है ना, और S में क्या होता है, S में एक ही होता है, ठीक है। चलो समझिए बात, तो ऐसे आएगी तुम्हारी वैल्यू। तो पॉसिबल वैल्यू तुम्हारी क्या हो गई, -1 से लेके +2 तक, और L की वैल्यू तुम्हारी 2 हो गई, और N की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी। वैसे तुम्हारे पास गिवन तो 2 चीज़ थी, N भी गिवन था और तुम्हारे पास L भी गिवन था। बस तुम्हें L जो था वो सीधे उन्होंने आंसर में लिख दिया, तुम्हें वैल्यू पता होना चाहिए था। समझ गए बात, ठीक है। चलो ठीक, अब दूसरा देखते हैं हम। अब क्या है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन की, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स 29 इलेक्ट्रॉन एंड 35 न्यूट्रॉन, ठीक। डिड्यूस द नंबर ऑफ क्या, प्रोटॉन एंड द
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। तो भाई तुम्हें तो एक चीज़ तो पता है, तुमको क्या दिया है 29 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ठीक है। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितने प्रेजेंट होते हैं भाई, उतने ही प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे किसी भी एटम में, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हैं 29 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो कितने होंगे 29 प्रोटॉन होंगे, यही होता ना 29 अगर इलेक्ट्रॉन हैं तो 29 क्या होंगे प्रोटॉन होंगे। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर आएगा 29 प्रोटॉन। पहला वाला तो बहुत ईजी था। उसके बाद दूसरा क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 29 ही होगा, एटॉमिक नंबर उसका क्या होगा 29 होगा। तो 29 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा, यह आएगा 1s2, ठीक, 2s2, फिर 2p6, फिर आएगा तुम्हारा 3s2, फिर क्या आएगा 3p6। बस अब इसके बाद तुम बोलोगे कि 4s आएगा, नहीं, ये एक्सेप्शन है भाई, ये एक्सेप्शन है। यहाँ पे क्या आएगा, यह आएगा 3d10 और ये 4s1, ठीक है। ये है कौन सा, ये है तुम्हारा कॉपर, और एक और कौन सा होता है क्रोमियम, वो उनमें लगता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में मतलब होता क्या है कि पहले उनका 3d भरता है, उसके बाद तुम्हारा कौन सा भरता है 4s भरता है, ठीक है। और बाकी सब में क्या होता है 4s पहले भरता है, 3d बाद में भरता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है 29, समझिए बात, ये एक्सेप्शन है, बस 2 में एक्सेप्शन है, वो बस याद रखना, बाकी तो हो जाएगा, बाकी तो बहुत नॉर्मल है, बस ये याद रखना है इसमें नहीं भरेगा और बाकी सब में 4s2 पहले भरेगा, समझिए बात। चलो ठीक, ये वाला हो गया। अब चलो दूसरा देखते हैं। अब क्या है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने, ठीक, इन द स्पीसीज H2 प्लस H2 आयन, ठीक है। उसके बाद H2 मतलब हाइड्रोजन, फिर O2 प्लस। तो अब तुमको क्या नॉर्मल पहले दिए थे सिर्फ एटम में, अब तुम्हें क्या दे दिए, तुम्हें मॉलिक्यूल दे दिए, ठीक। अब देखो क्या H2 प्लस ये किस किस चीज़ से बना है, H और H से, दोनों के पास क्या है एक एक इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। मतलब इसको अगर मैं नॉर्मल लिखूं तो क्या लिखूंगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन तो टोटल इसके पास प्रेजेंट हैं, ठीक है, होते हैं। लेकिन अब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या हो जाएगा 2 - 1, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो H2 प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, एक इलेक्ट्रॉन, समझ गए बात, ठीक है। चलो ये हो गया। अब दूसरा है H2 मतलब इसने ना दिया है ना लिया है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, H और H से मिलके बना है 1 + 1, तो कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद तुम्हारा क्या है ऑक्सीजन 2 प्लस मतलब कि अब ये वाला देखना, देखो ये किस किस चीज़ से बना है, ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन से, ठीक है। तो नॉर्मल इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, देखो भाई इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, कितना होता है एटॉमिक नंबर, देखो इसका एटॉमिक नंबर होता है 8 + 8, है ना, 8 + 8, देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 16। एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया तो कितना हो गया, ये हो जाएगा तुम्हारा 15, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है तुम्हारे 15 इलेक्ट्रॉन, समझिए बात। तो देखते हैं अब ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि n एटॉमिक ऑर्बिटल हैज़ n = 3, n = क्या है उसकी वैल्यू 3, ठीक। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L एंड M, कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू है L और M के लिए, तो चलो वो देखते हैं। हमारे पास n = कितना दिया है, n = हमें दिया 3, n = हमें दिया 3। अब उसके बाद पॉसिबिलिटी किस किस की, L और M की कितनी है, तो देखो L कैसे निकालते हैं हम, L निकालते हैं हम n - 1 से, ठीक है। यहाँ पे n कितना दिया तो L हो जाएगा तुम्हारा 2। तुम्हारी वैल्यू कितनी कौन कौन सी हो सकती हैं, तुम्हारी वैल्यू हो सकती है 2 तक, मतलब कि 0, 1 और 2, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी किसकी है, L वैल्यू की, ठीक। L की तुम्हारी पॉसिबिलिटी क्या है 0, 1 और 2। अब चलो M की देखते हैं, ठीक है। M की जो होगी, जो M की पॉसिबिलिटी है वो हर एक वैल्यू पे, L के वैल्यू पे वो अलग अलग होगी, ठीक है। अब वो कैसे अलग होगी, चलो वो देखते हैं एक बार कि जब L = तुम्हारा 0 होगा, ठीक है, तो M कितना होगा तुम्हारा, देखो ये होता है 12 + 1। अब जब L ही 0 है, ठीक, L ही 0 है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 1, ठीक है। चलो देखते हैं अब L = अगर 1 है, L = अगर 1 है, ठीक है, L = 1 है तो M क्या होगा तुम्हारा 2L + 1, मतलब कि
ये हो जाएगा तुम्हारा 3 इक्वल टू 3। मतलब कौन कौन से प्रेजेंट है इसमें, देखो यहाँ पे सिर्फ होगा तुम्हारा 0, ठीक। यहाँ पे कौन कौन से प्रेजेंट हो सकते हैं, यहाँ पे तुम्हारे प्रेजेंट्स हो सकते हैं तुम्हारे, ये हो जाएगा -1 0 और ये +1। मतलब ये किसकी बात चल रही है, 3 ऑर्बिटल किस में होते हैं, P में होते हैं ना, ठीक। अब L इज इक्वल टू अगर तुम्हारा कितना है 2 है, जो कि लास्ट वैल्यू है ना, N अगर 3 है तो लास्ट वैल्यू तुम्हारी 2 है, ठीक। N इज इक्वल टू अगर 2 है तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2L + 1, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा क्या 5 इक्वल टू 5। मतलब इसकी में कितने M की वैल्यू होगी, इसमें होगी -2 -1 0 +1 और ये +2। मतलब ये किस ऑर्बिटल की बात चल रही है, D ऑर्बिटल, उसमें होते हैं ना 5, ठीक है। तो ये होगी किसकी वैल्यू, ठीक, ये होगी तुम्हारी N इज इक्वल टू 3 की वैल्यू, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है इसमें। अब उसके बाद सेकंड देखते हैं क्या है कि लिस्ट द क्वांटम नंबर M एंड L, ठीक है, ML, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 3D। 3D के लिए कौन सा क्वांटम नंबर, मतलब तुम्हें M की वैल्यू और L की वैल्यू तुम्हें बताना है। तो चलो क्वांटम नंबर देखते हैं। अब देखो 3D है, मतलब कि N इज इक्वल टू तुम्हारा 3 हो जाएगा, ठीक है, N हो जाएगा, ठीक है। अब तुम इससे क्या निकाल सकते हो, तुम L की वैल्यू निकाल सकते हो। L की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी, L की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 2, क्योंकि N-1 होता है, ठीक। अब इससे ही तुम M निकाल सकते हो। M क्या होता है 2L + 1, तो 2 × 2 4 और M की वैल्यू हो गई तुम्हारी 5। M की वैल्यू क्या हो गई तुम्हारी 5, ठीक। ये हो गया तुम्हारा सेकंड वाला, ये था तुम्हारा फर्स्ट वाला, समझ गए बात, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल आर पॉसिबल, कौन कौन से जो ऑर्बिटल हैं वो पॉसिबल हैं। क्या 1p होता है, 1p होता है क्या, सिर्फ 1s होता है, ठीक है, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, ठीक। क्या 2s होता है, 1s होता है, लेकिन सेकेंड ऑर्बिटल में, सेकेंड ऑर्बिट के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक s होता है एक p होता है, तो 2s तो पॉसिबल है, 2s पॉसिबल है। क्या 2p पॉसिबल है, हाँ, सेकेंड ऑर्बिट के अंदर एक s एक p, मतलब क्या p भी पॉसिबल है। क्या 3f पॉसिबल है, 3s में क्या हो, 3 ऑर्बिट में क्या होगा, एक s एक p और एक क्या होगा तुम्हारा, एक होगा d, तो क्या f आया तुम्हारा, नहीं। तो भाई कौन कौन से पॉसिबल नहीं है, देखो कौन कौन से पॉसिबल नहीं है, 1p एंड 3f आर नॉट पॉसिबल, समझ गए बात, ये होगा 1, ये होगा 3 2 1, समझ गए क्वेश्चन समझ गए, आंसर आ गया, अच्छे से आ गया। चलो ठीक है, दूसरा देखते हैं अब। चलो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है अब कि यूजिंग SPDF नोटेशन डिस्क्राइब ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। तो तुम्हें क्वांटम नंबर गिवन है, तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें ऑर्बिटल निकालने हैं, ठीक है, निकाल लेंगे। देखो एक काम करते हैं, हम पहले ही पूरी वैल्यू लिख देते हैं। देखो n इक्वल टू 1 हो सकता है, मतलब किस में होगा, ये 1s में होगा, मतलब जितने 1s हो गया, ठीक है, 1p ऐसे सब हो सकता, ठीक है। 1p तो होता ही नहीं है, 2p होता है, ठीक। सुनो s, ठीक है, तो l क्या हो जाएगा तुम्हारा, l हो जाएगा तुम्हारा 0, मतलब कि ये s की बात चल रही है, ठीक है। जब l की वैल्यू 0 हो तो s, ठीक है, l की वैल्यू जब क्या हो 1 हो तो ये p, l की वैल्यू जब 2 हो तो ये क्या होता है तुम्हारा d, फिर l की वैल्यू अगर 3 हो तो ये होता है तुम्हारा f, ठीक है, ऐसे याद रखना। अब देखो अब क्या है तुम्हारा, मतलब कि 1s मतलब n1 और l0, n1 और l0, मतलब ये किसकी बात चल रही है, 1s की बात चल रही है, ठीक है। तो पहला क्या होगा तुम्हारा 1s, a है तुम्हारा 1s, ठीक है। उसके बाद b तुम्हें क्या दिया है, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 1, मतलब ये क्या हो गया 3, l इक्वल 1 किस में होता है, p में, तो ये हो जाएगा p 3p, ठीक है। तो b में किसकी बात चल रही है, 3p की। अब c में क्या है भाई, c में क्या है 4 और l इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 2 मतलब किसकी वैल्यू, ये d की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 4d, सिंपल था। उसके बाद d की बात करते हैं हम, d में क्या है तुम्हारा n की पावर, क्या n इज इक्वल टू तुम्हारा है 4 और l इज इक्वल टू है तुम्हारा 3, ठीक। l इज इक्वल टू 3 किस में आता है, f में आता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 4f, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी वैल्यूज़, ठीक है, ये हो गई वैल्यूज़ 1s 3p 4d और 4p, ठीक है। ये देखो इसमें नंबर केस की है 4 है ना, इसलिए 4 है, समझ गए बात, ठीक। चलो अब दूसरा देखते हैं। चलो देखो ये क्या कह रहा है हमारा कि एक्सप्लेन गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल,
ठीक है। तो हमें कुछ क्या दिए हैं, सेट्स दिए हैं किसके, क्वांटम नंबर के। अब हमें उसमें से ये बताना है कि कौन सा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें क्या दिया, एन दिया है, एल दिया है, एम एल दिया है तुम्हें, और क्या दिया है, एम एस दिया है, ठीक है। तो देखो तुम्हें क्या क्या दिया, तुम्हें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है, एजीमुथल क्वांटम नंबर दिया है, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी दिया है, और तुम्हें एम एस मतलब कि स्पिन क्वांटम नंबर भी दिया है, ठीक है। तो चलो एक बार देख लेते हैं कि ये होते क्या क्या हैं, ठीक है। एन इज इक्वल टू तुम्हें बताता है कि किस ऑर्बिट में प्रेजेंट है वो, ठीक है, किस ऑर्बिट में प्रेजेंट है, जैसे कि 1, ठीक, 1 पहले ऑर्बिट में, जैसे कि 2 मतलब सेकंड ऑर्बिट में, 3 मतलब कि थर्ड ऑर्बिट में, तो वो बताता है, ठीक है। तो चलो पहला वाला देखते हैं कि n इज इक्वल टू 0 तो l भी 0, तो जब n इज इक्वल टू 0 है तो l इक्वल टू 0 मतलब कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। n इज इक्वल टू 0 मतलब कोई भी ऑर्बिट नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो n की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, 1 हो सकती है, 2 हो सकती, 0 नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये वाला तो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद b पे आते हैं, b n इज इक्वल टू 1 तो l इज इक्वल टू 0 तो एम एल इज इक्वल टू 0। तो चलो ये देखते हैं कि भाई n इज इक्वल टू अगर 1 है, n इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो हमें पता है कि l का फॉर्मूला क्या होता है, l का फॉर्मूला होता है n माइनस 1, l इज इक्वल टू n माइनस 1 होता है, ठीक है। अगर हम 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो n भी 0 हो गया, l भी 0 हो गया। अब बचा m, m का फॉर्मूला क्या होता है, m का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू 2l प्लस 1, 2l प्लस 1, ठीक है। तो m इधर क्या है, 0 है, लेकिन अगर हम जब इधर l की वैल्यू रखेंगे, l की वैल्यू जो कि 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, l ये आएगा m इज इक्वल टू 1 आएगा, m इज इक्वल टू 1 आएगा। तो ये वाला भी पॉसिबल नहीं है, तो b भी नहीं है आंसर, b वाला भी पॉसिबल नहीं। उसके बाद n इज इक्वल टू 1 तो l इज इक्वल टू 1, क्या ये पॉसिबल है, अगर l 1 है तो n 1 है, देखो l क्या होता है n माइनस 1, तो ये भी 0 होना चाहिए था, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, c वाला, ठीक। आओ उसके बाद d देखो, d क्या है तुम्हारा, n इज इक्वल टू 2 तो l इज इक्वल टू 1, हाँ n माइनस 1 हो रहा है तो मतलब 1 आ गया। अब m इज इक्वल टू 0 हो गया, क्या ये पॉसिबल है कि m इज इक्वल टू 0 हो जाए, ये क्या होता है तुम्हारा 2l प्लस 1 होता है, अगर ये है तो यहाँ पे कितना आना था, यहाँ पे 3 आना था, 3 आना था ना, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद देखो e क्या कह रहा है, n इज इक्वल टू 3 तो l इज इक्वल टू 3, नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्या होता है ये n माइनस 1 होता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद ये देखो n इज इक्वल टू 3 है तो l इज इक्वल टू 1 हो गया, नहीं होना था, ये 2 होना था, क्योंकि क्या होता है n माइनस 1 होता है, तो 3 माइनस 1 2 होना था इधर पे, तो ये भी गलत हो गया, समझ गया। तो ऐसे हमें क्या पॉसिबिलिटी बताने थे, समझ गया नहीं, तो ऐसे कुछ बताना था, ये वाला हो गया हमारा, ठीक है। मतलब कि ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये फॉलो ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, फॉलो नहीं कर पा रहे कि हमारा जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग भी नहीं चल पा रहे हैं, ठीक है। और बाकी तुम इससे भी निकाल सकते हो, और एम एस क्या होता है तुम्हारा प्लस 1 प्लस हाफ, मतलब देखो अगर एस तुम्हारा प्लस हाफ है, ठीक है, और अगर मान लो वो माइनस हाफ है, तो ये होता है तुम्हारा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तुम्हारा फेल है, ठीक है, और जो माइनस हाफ है तो मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज में फेल है। मतलब ऐसे देखो, अगर मैं बात करूं प्लस हाफ आया तो मतलब कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, और अगर माइनस हाफ आया तो मतलब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट है, ये क्या है तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज, समझ गए। तो ऐसे ये बताता है, ठीक है। यहाँ तक तो अपन पहुँच ही नहीं पाए, क्यों नहीं पहुँच पाए, क्योंकि भाई यहाँ पे यही फॉलो नहीं हो पा रहा है, समझिए ये बात। चलो दूसरा देखते हैं। अब हमारा क्या है 31 क्या बोल रहा है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मे हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर, ठीक है। तो तुम्हें क्या दिया, क्वांटम नंबर दिए हैं, अब तुम्हें बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक। तो चलो पहला क्या है, n इज इक्वल टू 4, तो स्पिन क्वांटम नंबर तुम्हारा क्या है, हाफ, माइनस हाफ दिया है, मतलब कि ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज वाला, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज वाला हाफ तुम्हें ये दिया है। तो चलो निकालते हैं, n इज इक्वल टू 4, तो अब हम l, तो l से हम निकाल नहीं सकते स्पिन क्वांटम नंबर, m से हम निकाल नहीं सकते जब तक हमारे पास पूरे क्या ना हो, कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट ना हो, ठीक है, इतना हमें पता है। लेकिन हम एक चीज़ हम जानते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का वो किस बेस पे होता है, किस फॉर्मूले के बेस पे होता है, चलो वो हम जानते हैं, वो हम 10th में भी पढ़े थे कि वो होता है 2n² के बेस पे होता है ना, कि अगर जो n की वैल्यू है वो तुम्हारी क्या हो, 1 हो, तो क्या कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, यही होता है ना, KLMN में हमने ऐसे ही निकाला था। तो ठीक है, इससे निकालते हैं हम कि n कितने हैं तुम्हारे टोटल, n का इधर तुम्हारा वैल्यू कितनी है, 4 प्रेजेंट है, 4 तुम्हारी n की वैल्यू प्रेजेंट है, तो 2 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर मतलब 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 16 मतलब 32,
तो भाई 32 टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं इसके अंदर, 32 टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। अब लेकिन हमने अभी भी नहीं पता कि -12 कितने में होंगे, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज कितने प्रेजेंट होंगे। तो देखो -12 कितने प्रेजेंट होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन अगर मान लो पूरे के पूरे फील्ड हैं, पूरे के पूरे फील्ड हैं, तो आधे क्लॉकवाइज होंगे और आधे एंटी क्लॉकवाइज होंगे। ठीक है, तो इसका आधा हम निकालेंगे तो क्या होगा 1/2। ठीक है, तो देखो टोटल नंबर कितना आया, टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट वो कितना है 32। ठीक है, अब नंबर ऑफ -12 वाले इलेक्ट्रॉन, मतलब मैं इसको सीधे लिखना चाह रहा था एंटी क्लॉकवाइज, नंबर ऑफ एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। ठीक, तो वो कितना हो जाएगा भाई, आधा होगा वो, तो कितना होगा 32 इंटू 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो भाई 16 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 16 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं जिनका स्पिन -12 है। समझिए बात, जिनका स्पिन क्या है -12। चलो ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम किस पे, बी वाले पे। बी क्या कह रहा है, देखो बी इज इक्वल टू क्या, एन इज इक्वल टू तुम्हें दिया है 3, बी इज इक्वल टू नहीं, एन इज इक्वल टू तुम्हें दिया है 3 और एल इज इक्वल टू 0। मतलब ये बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब एन इज इक्वल टू 3 की बात चल रही है तो हमें पता है कि थर्ड ऑर्बिट। ठीक, और एल इज इक्वल टू 0, तो अभी अपन बहुत ज़्यादा पढ़ के आए हैं पिछले वाली वीडियो में, मतलब पिछले वाले ही अपन ने क्वेश्चन में देखा है ना कि भाई क्या है, एन इज इक्वल, अगर एल इज इक्वल टू 0 है मतलब कि वो किसकी बात कर रहा है, किस ऑर्बिटल की बात कर रहा है, वो एस ऑर्बिटल की बात कर रहा है। और हमें ये भी पता है कि एस ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। ठीक है, तो अब ये देखो ये स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है 3, क्योंकि नंबर ऑफ शेल 3 है, और 0 मतलब एस, 3s की बात कर रहा है। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, इसके अंदर कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। तो इसका क्या हो जाएगा कि भाई n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 0 में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। समझ गए बात। ठीक, तो चलो उम्मीद है ये वाला आ गया होगा समझ में। चलो अब दूसरा देखते हैं क्या है। अब ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि शोज दैट सर्कमफेरेंस ऑफ द बोर्स ऑर्बिट for hydrogen atom is an integral multiple of de Broglie wavelength associated with the electron revolving around the orbit। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि भाई मल्टीपल फॉर्म में प्रेजेंट होती है डी ब्रॉगली की इक्वेशन। ठीक है, उन्होंने जो बताया था, ठीक, वो इतना समझ लो। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि बोर्स ने क्या बोला था। ठीक, तो बोर्स ने क्या बोला था कि अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में, अगर वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो वो तब ही करेगा जब उसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो, इक्वल हो किसके, इंटीग्रल के। और वो इंटीग्रल क्या था, h/2π के, यही बोला था उनने। ठीक है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो अगर h/2π का इंटीग्रल फॉलो नहीं कर रहा है तो वो रिवॉल्व नहीं कर सकता, उन्होंने ऐसा बोला था। ठीक है, कि भाई समझ गए बात। तो चलो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हमारा, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, mv/r इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1h/2π, ये हो जाएगा h/2π। ठीक है, चलो ये तो पता होगा तुम्हें कि एंगुलर मोमेंटम mv/r होता है। ठीक, अब मैं क्या करूँ, सर्कमफेरेंस क्या होता है हमारा 2πr। ठीक है, तो हमें दिख रहा है 2π और r, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2πr इज इक्वल टू, ठीक है, h/, ठीक है, v को इधर ले आओ बस, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, mv को इधर ले आओ, mv। समझ गए, ये हो गई पहली इक्वेशन, ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा, बोर्स ने ऐसा बोला था। ठीक, बोर्स का एक अकॉर्डिंग तो ये हो गया। अब उसके बाद डी ब्रॉगली ने क्या बोला था, डी ब्रॉगली ने क्या बोला था कि भाई h जो लैम्डा है वो क्या होता है, किसी भी मैटर के मास और वेलोसिटी पे वो क्या करता है, डिपेंड करता है ना, एसोसिएटेड रहता है। वो याद आ रहा है, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द क्या, मास ऑफ द मैटर और वेलोसिटी ऑफ द मैटर, यही था ना डी ब्रॉगली की इक्वेशन, यही थी। ऐसे लिख सकते हैं उसको हम। ठीक है, अब देखो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, और ये किसने बोला था, ये डी ब्रॉगली ने बोला था। अब क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर कर दो, तो मैं सीधे सीधे दिख रहा है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2πr। ठीक है, h/mv की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, लैम्डा रख सकता हूँ, तो ये हो गया लैम्डा। ठीक है, समझ गए बात। तो सुनो, ये हो गया ना हमारा आंसर। ठीक है, जो सर्कमफेरेंस थी बोर्स की,
ठीक है, ये देखो सरकमफेरेंस थी जो 2πr क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है ना, तो जो बोर्स की सरकमफेरेंस है वो क्या है, इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के क्या है वो इक्वल है ना, ठीक है। तो एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट। बस तुम्हें यही पता होना चाहिए था कि भाई एंगुलर मोमेंटम एक इंटीग्रल के होता है क्या, इक्वल होता है, वो क्या होता है h/2π, ठीक है। अगर वो फॉलो नहीं करेगा, यही बोला था ना बोस ने कि वो फॉलो नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व नहीं कर सकता। तुम्हें इतना पता होना चाहिए था मेन। उसके बाद डी ब्रॉगली का तुम्हें क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या था वो, h, यही था ना, क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv था, ठीक है। तो उसकी सीधी सीधी तुम्हें वैल्यू रिप्लेस कर देना है, तो तुम्हारा ये वाला आंसर आ जाएगा, एक्सप्रेशन आ जाएगा। समझ गए बात, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है। अब आने वाले वीडियो में इसके आगे के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो चलो अभी के लिए ठीक है, अब हम मिलते हैं आगे, ठीक। मैं हूँ अर्पित फ्रॉम लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है।